Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 23. In the last lecture we discussed routing and why we need routing, what are the benefits of routing, what are the advantages and disadvantages of routing. So हमने last lecture में routing को distance vector, link state, hybrid routing, routing protocols, routing information protocol क्या है, IGRP क्या है, रिप और IGRP में डिफरेंसेस क्या हैं, रिप कहाँ यूज़ करते हैं, IGRP कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर जो है डिस्टेंस वेक्टर में रिप और IGRP को डिस्कस किया, फिर उसकी कंप्लीट अपने लैब की, और लैब के अंदर हमने डिफरेंट केस सिनेरियोज डिज़ाइन किए और उन केस सिनेरियोज को डिज़ाइन करके हमने अपना काम जो है वो देखा कि राउटिंग किस तरह परफॉर्म होती है, राउटिंग के प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्विचिंग ठीक है, और राउटिंग को किस तरह डिप्लॉय किया जाता है। फिर हमने उसमें जो आपके पास इंटीरियर गेटवे राउटिंग थी, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग थी, उसको देखा। फिर हमने राउटिंग लूप्स देखे। राउटिंग लूप्स के बाद हमने ये देखा कि राउटिंग की बेसिक कमांड्स क्या होती हैं, और एट द एंड हमने टू कंप्लीट एग्जांपल्स की। एक हमने डिस्टेंस वेक्टर की एग्जांपल की जिसमें हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को देखा, और दूसरा हमने हाइब्रिड राउटिंग की एनहांस IGRP की जो है वो एग्जांपल की। जो आपके पास एनहांस IGRP था उसमें हमने अपने 3 राउटर्स यूज़ किए, 3 स्विचेस यूज़ किए और डिफरेंट पीसेस यूज़ किए, उनको यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट करवाया, उसमें राउटिंग परफॉर्म की। हमने रियल नेटवर्क के अंदर क्या क्या चेंजेस आपकी होती हैं वो की। फिर हमने राउटर्स को डायग्नोस किस तरह करते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग किस तरह करते हैं, उसको शो किस तरह करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो है उसमें परफॉर्म की। अभी जो है आज का जो हमारा लेक्चर है, टुडे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द डिटेल स्विचिंग एंड ऑपरेशंस, कि स्विचिंग क्या होती है, इसकी ऑपरेशंस क्या है। ये आपकी बुक का जो बेरोज फेरोजन है उसका चैप्टर नंबर आप एज ए रेफरेंस के लिए 8 स्टडी कर सकते हैं, और भी जो है आप डिफरेंट बुक्स को भी देख सकते हैं इस चैप्टर के लिए। तो स्विचिंग एंड ऑपरेशंस जो है वो क्या है, उसमें स्विचिंग किस तरह परफॉर्म होती है, स्विचिंग के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो हम आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला इन डिटेल डिस्कस करेंगे। 3 बेसिक फंक्शंस हैं। फर्स्ट है एड्रेस लर्निंग, सेकंड है फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन, और थर्ड है लूप अवॉइडेंस। देखिए, हमने इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर इन द बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स वी डिस्कस्ड OSI 7 लेयर्स। हमने इसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा और फिजिकल लेयर, इन 7 लेयर्स को डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि जो आपके पास जो डिवाइस हब है उसकी वो फिज़िकल लेयर पे काम करती है, और उसकी जो कुलियन डोमेन्स हैं वो 1 है और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी 1 है। हमने स्विच को ये कहा था कि जो स्विच है ये लेयर 2 पे ये आपकी जो है लेयर 2 डिवाइस है, और इसकी जो कुलियन डोमेन्स हैं वो नंबर ऑफ पोर्ट्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कुलियन डोमेन्स हैं, ठीक है, और इसकी जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो 1 है। अब हम स्विचेस के जो फंक्शंस हैं उनको हमने किस तरीके से देखा कि जो फर्स्ट है दैट इज़ एड्रेस लर्निंग, यानी जो स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है लेकिन एक सर्टेन टाइम तक ब्रॉडकास्ट करता है। जो हब है अगर उसमें आपके साथ आपके 4 स्टेशन लगे हुए हैं, एक स्टेशन A है, B है, C है, D है, तो वो हर टाइम अगर A ने कम्युनिकेट करना है D के साथ तो A अपना मैसेज सेंड करती है हब को, और वहाँ से जो हब है वो ब्रॉडकास्ट जनरेट करती है, और वो ब्रॉडकास्ट B, C और D के पास जाती है। जिसका पैकेट होता है वो उसको रिसीव कर लेता है, और बाकी सारे के सारे उसको डिस्कार्ड कर लेते हैं। लेकिन जो आपके पास स्विचेस हैं, स्विचेस का जो आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है, स्विचेस के अंदर जो आपका काम होता है वो किस तरीके से होता है कि जो फर्स्ट टाइम है वो भी ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन सर्टन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ एक मैक टेबल होता है। वो जो मैक टेबल जो फिल होता जाता है तो उसकी ब्रॉडकास्ट के जो चांसेस हैं जो है वो कम होते जाते हैं, और जैसे ही आपका स्विच का
मैक टेबल कंप्लीट होता है तो स्विचेस जो हैं वो अपने ब्रॉडकास्ट करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो स्विच का फर्स्ट बेनिफिट है, ठीक है, ये है जो स्विच है ये आपके लिए टू डिवाइस है। जो इसका फर्स्ट इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी एड्रेस लर्निंग कर रहा होता है। सेकंड क्या है, फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन, जो आपके डिसीजंस हैं, ठीक है, उनको ये फॉरवर्ड कर रहा होता है, उनकी फिल्टरिंग कर रहा होता है। और जो लास्ट है वो आपके पास क्या है, लूप के वाइडेंस है, कि जो आपके लूप्स बन रहे होते हैं उन लूप्स को जो है या वाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, जो फर्स्ट है वो आपके पास इसमें एड्रेस लर्निंग है, फिर आपके पास फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन है, और लास्ट में आपके पास क्या है, आपकी लूप वाइडेंस है, कि जो लूप्स हैं उनको वाइड करेगा। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास डिवाइस हब होती और ये अगर स्टेशन ए है, बी है, सी है, डी, हम यहाँ ज़ूम करते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये डिवाइस जो है ये आपकी हब है। तो जब यहाँ से हब ने कम्युनिकेट करना था इसके साथ, तो ये अगर ए ने कम्युनिकेट करना है डी के साथ, तो ये अपना पैकेट या मैसेज सेंड करेगा स्विच के पास, और जो ये स्विच है यहाँ से ये इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, और ये जो ब्रॉडकास्ट है वो बी, सी और डी के पास जाएगी। डी जिसका पैकेट होगा वो इसको रिसीव कर लेगा, बाकी सारे इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये हब की वर्किंग है कि जो हब है वो काम किस तरह करता है। अब स्विच क्या करेगा, ए बी सी डी स्विच, जब अगर यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने यहाँ पे स्विच यूज़ किया हुआ है। अब अगर ए ने कम्युनिकेट करना है डी के साथ, तो जो ये आपके पास ए है ये सबसे पहले अपना मैक टेबल देखेगा, क्या इसमें डी का कोई एड्रेस एग्जिस्ट करता है। अगर कोई एड्रेस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो ये भी एक ब्रॉडकास्ट जनरेट कर देगा। वो ब्रॉडकास्ट जो है बी, सी और डी इन तीनों के पास जाएगी। अब जिस चीज़ का पैकेट होगा, ठीक है, अगर वो पैकेट फर्ज किया डी का है तो डी उस पैकेट को जो है वो कैप्चर कर लेगा, रिसीव कर लेगा, और बी और सी उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये साथ क्या करेगा कि ए का भी मैक एड्रेस यहाँ सेव कर लेगा और डी का भी यहाँ पे जो आपका मैक एड्रेस है सेव कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर डी और ए ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो ये ब्रॉडकास्ट जनरेट नहीं करेगा, लेकिन अगर बी और सी ने कम्युनिकेट करना है या अगर ए ने बी के साथ कम्युनिकेट करना है तो फिर ये एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा। मेन बात ये यहाँ पे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब अगर किसी स्टेशन ने कम्युनिकेट करना है तो वो ये देखेगा कि उसका मैक एड्रेस मैक टेबल में सेव है कि नहीं। अगर तो मैक एड्रेस उसका मैक टेबल में सेव नहीं है तो वो ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, और ब्रॉडकास्ट के बाद उस मशीन का वो एड्रेस मैक टेबल में डाल लेगा। अगर उसके बाद किसी मशीन ने जो है पैकेट सेंड रिसीव करना है उसके साथ, तो वो ब्रॉडकास्ट जनरेट नहीं करेगा। ये बेसिक आपका क्राइटेरिया है, ये जो जिसके थ्रू आपने मैक एड्रेसिंग करते हैं। अब आप देखें हाउ स्विचेस लर्न होस्ट लोकेशन। इनिशियली मैक एड्रेस टेबल इज एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपके पास स्टेशन ए, इट्स स्टेशन ए सेंड्स अ फ्रेम टू स्टेशन सी, उसी को सेंड करता है। स्विच कैशे स्टेशन ए मैक, अब स्विच ए का जो मैक है 2060.8c01.11 ये कैप्चर कर लेता है टू पोर्ट E0 बाय लर्निंग द सोर्स एड्रेस। आपको मैंने बताया है कि जो आपके पास सोर्स है डाटा फ्रेम से, उसको लर्निंग के बाद उसने इसको सेव कर लिया। द फ्रेम फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी इज फ्लोडेड, वो आपका ब्रॉडकास्ट होगा आउट टू ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट पोर्ट E0, यानी ये जिसने भेजना है वो, अब अगर ए ने कम्युनिकेट करना है सी के साथ तो इसके अलावा बी, डी और सी सबके पास ब्रॉडकास्ट जनरेट होगी, ठीक है। द फ्रेम फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी इज फ्लडेड आउट टू ऑल पोर्ट एक्सेप्ट पोर्ट ई, अननोन यूनिकास्ट आर फ्लडेड, ठीक है जी। अब क्या करेगा, जो आपका स्टेशन डी सेंड टू फ्रेम स्टेशन सी, स्विच कैशेस to station D MAC addresses to port E3 by learning the source address of data frame. The frame from station D to station C is flooded out to all ports except port E3 unknown unicast. देखें
अब यहाँ वही बात हम कर रहे हैं कि जो मशीन ठीक है सेंड करना चाहती है उसका मैक एड्रेस स्विच अपने मैक टेबल में सेव कर लेता है, और जो दूसरे एंड पे रिसीव करता है उसका भी सेव कर लेता है। इस सर्टेन एरिया के बाद क्या होता है कि उसका मैक एड्रेस टेबल फिल होता जाता है। यानी आप पहले इसके पास एक एंट्री थी, दूसरी एंट्री आ गई, फिर आपके पास तीसरी। अब आप देखेंगे जब उसके पास मैक एड्रेस हाउ स्विच फिल्टर्स द फ्रेम्स, अब आप देखेंगे जब उसके पास यहाँ पे ये मैक एड्रेस का जो टेबल है जब ये कंप्लीट आ गया, अब देखें कि E0 भी उसके पास आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया। अब अगर किसी सिस्टम ने या अगर स्टेशन A सेंड्स टू फ्रेम टू स्टेशन C, डेस्टिनेशन इज नोन, फ्रेम इज नॉट फ्लडेड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर A ने C के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके वो अपने मैक टेबल में देखेगा कि जो C है वो किस पोर्ट पे लगा हुआ है, वो E2 पे लगा हुआ है। E2 का मैक एड्रेस C है, वो डायरेक्टली यहाँ भेज देगा, इन 2 पोर्ट्स के ऊपर उसको सेंड नहीं करेगा। इससे पहले वो यहाँ भी सेंड कर रहा था, 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 तो यहाँ पे वो आपकी ब्रॉडकास्ट जनरेट नहीं करता। तो इसलिए हम कहते हैं एड्रेस फिल्टरिंग। एड्रेस फिल्टरिंग आपने देखी कि अगर स्विच ने ठीक है अगर स्विच के ऊपर डिफरेंट स्टेशन ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो जो आपकी एड्रेस फिल्टरिंग है वो ये है कि आपके अगर 4 सिस्टम से 5 सिस्टम से 6 सिस्टम से, तो वो 1 बाय 1 उन स्टेशन का मैक जो एड्रेस है वो अपने टेबल में सेव करता रहता है, और सेव करने के बाद जो है फिर वो अपनी देखता है कि जब आपका मैक टेबल पूरा फिल हो जाता है तो उसके बाद वो अपनी कोई भी ब्रॉडकास्ट जनरेट नहीं करता। तो ये था स्विच की फिल्टरिंग कि वो फिल्टरिंग किस तरह करता है। अब यहाँ पे एक आता है कंसेप्ट रिडेंडेंट टोपोलॉजी का। रिडेंडेंट का जो वर्ड है डुप्लीकेट, बैकअप, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिडेंडेंट क्यों यूज़ करते हैं कि जो आपके पास रिडेंडेंट टोपोलॉजी है, अब देखें रिडेंडेंट टोपोलॉजी एलिमिनेट्स सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। रिडेंडेंट टोपोलॉजी कॉजेज ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स, मल्टीपल फ्रेम कॉपीज एंड मैक एड्रेसेस टेबल प्रॉब्लम्स। अब देखें अगर जब भी आप वर्ड यूज़ करते हैं रिडेंडेंट का, फर्ज किया आप घर पे आपके पास जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स का लिंक है और आप जिसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी फाइबर ब्रेक हो जाती है तो फिर आपका जो नेट है तो ठीक है वो नहीं चलेगा। अब अगर आपके पास एज नेटवर्क है मोबाइल के ऊपर या आपके पास मॉडर्न नेटवर्क है तो फिर आपके पास वो रिडेंडेंट लिंक है, ठीक है। जब तक आपका प्राइमरी लिंक अप नहीं होता आप अपने रिडेंडेंट लिंक को यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, डाटा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। अब देखें जो होस्ट X है वो सेंड करता है एक ब्रॉडकास्ट। अब वो जो ब्रॉडकास्टिंग है वो किससे सेंड होती है, जो होस्ट X है वो एक ब्रॉडकास्ट सेंड करता है। ये आपके पास एक सिंगल सेगमेंट है, ये आपके पास सर्वर X है, ये ब्रॉडकास्ट सेंड कर रहा है, ये स्विच A से जा रही है स्विच B के पास। फिर क्या हो रहा है कि ये यहाँ से वापस गई और ये वापस यहाँ पे इसके पास पहुंची, और स्विच कंटिन्यू टू प्रोपगेट ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक ओवर एंड ओवर। यानी वो ट्रैफिक सेंड करता जा रहा है और ट्रैफिक आपकी मूव होती जा रही है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में राउटिंग लूप्स में एक एग्जांपल दी थी कि हमने क्या कहा था कि फर्ज किया कि लाहौर से ट्रैफिक आ रही है पेशावर के लिए और गुजर खान के पास जो है वो आपका कोई ट्रैफिक जैम है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहाँ से आपकी ट्रैफिक जो आती है और वहाँ से वो उसको वापस चढ़ना पड़ता है लाहौर। तो आप देख रहे हैं कि वो वहाँ से पहुँची, अब वहाँ पे फिर पहुँचा फिर वापस जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके सर्टन लॉजिकल लूप्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने इस तरह अपनी राउटिंग में ये डिस्कस किया था कि जब हम उसमें पढ़ रहे थे राउटिंग, तो हमने क्या कहा था कि राउटिंग लूप्स बनते हैं। जो राउटिंग लूप्स में हमने क्या कहा था, वो लूप्स को हमने रिमूव करने के मेथड देखे थे। पाइजान रिवर्स देखा था, काउंट टू इन्फिनिटी देखा था, होल्ड डाउन टाइमर्स देखा था, ट्रिगर अपडेट्स देखा था, ठीक है। तो ये जितनी भी हमने चीज़ें देखी थी ये सारी की सारी हमने अपने लूप्स में देखी थी कि जो लूप्स हैं वो किस तरीके से जो है आपके यानी आप उनको किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से कम कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने देखी थी, जो आपके पास जो हमने अपनी लास्ट लेक्चर में अपनी राउटिंग डिस्कस की थी। अभी यहाँ पे जो आपके पास हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट टर्म्स की बात कर रहे हैं कि जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, या आपकी जितने भी पैकेट्स हैं वो आप उसको किस तरीके से जो है वो जो है प्रोपगेट कर रहे हैं, जो आपकी ट्रैफिक है वो किस तरीके से
अवर होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। जो आपके पास ब्रॉडकास्ट रोमिंग है वो आपकी किस तरीके से होती है वो हम देखते हैं। अभी देखें, मल्टीपल फ्रेम कॉपीज, होस्ट एक्स सेंड्स एन यूनिकास्ट फ्रेम टू राउटर वाई। अब आप यहाँ पे देखें कि जो आपके पास राउटर वाई है, वो ये राउटर वाई है, वो एक क्या सेंड करता है, एक यूनिकास्ट फ्रेम सेंड करता है राउटर वाई को, और राउटर वाई जो है वो मैक एड्रेस हैज़ नॉट बीन लर्न बाय आइदर स्विच येट। अब जो राउटर वाई है उसने अभी तक मैक एड्रेस जो है वो लर्न नहीं किया स्विच से अभी तक। अब क्या हो रहा है कि जो आपका राउटर वाई है, अब ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे राउटर वाई है, राउटर वाई विल रिसीव 2 कापीज ऑफ द सेम फ्रेम। अब उसको यहाँ पे 2 कापीज मिलती हैं एक ही सेम फ्रेम की, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि सेम फ्रेम को रखेगा, ठीक है। जब वो सेम कापी उसको मिलती है फ्रेम की, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास इस तरह के लूप्स बनना शुरू हो गए। ये मल्टीपल लूप प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स टोपोलॉजी कैन कॉज मल्टीपल लूप्स टू अकर। जब आपके पास आपका जो नेटवर्क है और जब आपने उसको कम्प्लेक्स डिज़ाइन किया हुआ है, उसका डिज़ाइन आपने प्रॉपर नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे आपकी कम्प्लेक्सिटी में आपके मल्टीपल लूप्स बनते हैं। अब उन मल्टीपल जो आपके लूप्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसमें अपना कोई ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन करते हैं, जिस तरह हमने राउटिंग के अंदर कहा था कि जब आपकी मल्टीपल लूप्स बन रहे हैं तो हमने राउटिंग के लूप्स को मिनिमाइज़ करने के लिए मेथडोलॉजी टेक्निक्स यूज़ की थी 4, और हमने उन 4 टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपने लूप्स को जो है मिनिमाइज़ किया था। स्विचिंग के अंदर जब आपके मल्टीपल लूप्स क्रिएट होते हैं तो यहाँ पे लेयर 2 हैज़ नो मैकेनिज्म टू स्टॉप द लूप्स। लेयर 2 के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो लूप्स को जो स्टॉप करे। अब हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन है, दैट इज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, STP। राउटिंग के अंदर तो आपके पास मैंने कहा था कि 4-5 मेथड्स है ना, लूप्स को प्रिवेंट करने के लिए, लूप्स को रोकने के लिए, काउंट टू इन्फिनिटी, होल्ड डाउन टाइमर्स, ट्रिगर अपडेट, पाइथन रिवर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी, ठीक है। लेकिन जो आपके पास स्विचिंग है, अगर आपके स्विचेस में भी लूप्स आते हैं तो स्विचेस में लूप्स को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे आता है मेन प्रोटोकॉल, वो आपके पास आता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। प्रोवाइड्स अ लूप फ्री redundant network topology by placing certain ports in the blocking states, ठीक है। जो आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको वो ब्लॉकिंग स्टेट। अब इसमें होता क्या है कि देखें, लूप फ्री किस तरह करता है कि प्रोवाइड लूप फ्री, जो आपका रिडंडेंट नेटवर्क होता है, जो आपके होता है बाय प्लेसिंग सर्टेन पोर्ट्स इन द, यानी कुछ पोर्ट्स को वो ब्लॉकिंग स्टेट में ले जाता है। जब वो ब्लॉकिंग स्टेट में ले जाता है तो आपके जो लूप्स हैं वो कम हो जाते हैं, वो मिनिमाइज हो जाते हैं बाकियों से। अब जो आपका स्पैनिंग ट्री है, इस स्पैनिंग ट्री के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं डिफरेंट, यानी फर्स्ट क्या है कि वन रूट ब्रिज पर नेटवर्क, ठीक है, वन रूट पोर्ट पर नॉन रूट ब्रिज, वन डेजिग्नेटेड पोर्ट पर सेगमेंट। ये आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम डिफाइन करते हैं अपनी जो आपका स्पैनिंग ट्री, जो आपका मेन प्रोटोकॉल है उसमें करते हैं। बस हम क्या कहते हैं कि वन रूट ब्रिज पर नेटवर्क, कि जो आपका है कि एक ब्रिज में, ठीक है, आपके पास क्या होता है कि इसमें आपके पास आप देख रहे हैं कि वन रूट ब्रिज पर नेटवर्क, तो यानी आपके पास नेटवर्क में वो चाहिए वन रूट पर नॉन रूट ब्रिज, ठीक है, वन डेजिग्नेटेड पोर्ट पर सेगमेंट, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, ये आपके पास डायग्राम है, ये आपके पास 100 बेस टी है, ये 10 बेस टी है, तो इसमें जो आपके पास नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट है वो के पास ये है, ठीक है। ये आपके पास डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये भी आपके पास डेजिग्नेटेड पोर्ट है, और ये आपके पास रूट पोर्ट है। जो आपके पास यहाँ पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपकी आपकी जो लिंक स्पीड्स है वो क्या क्या है, 10 गीगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है, इसकी कास्ट 2 है, और इससे जो प्रीवियस कास्ट 1 है, 1 गीगाबिट्स इसकी कास्ट 4 है, जो प्रीवियस है इसकी 1 है, 100 मेगाबिट्स इसकी कास्ट 19 है, जो प्रीवियस है वो 10 है, 10 मेगाबिट्स इसकी कास्ट 100 है, और जो आपकी प्रीवियस है वो आपके पास 100 है।
ये आपके पास कंप्लीट जो आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, ये आप देख रहे हैं। ये आपके पास यहाँ पे पोर्ट 0 है, ये आपका स्विच है, इसका ये मैक एड्रेस है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। या अब आपको यहाँ पे ये आपका एक नेटवर्क है, हम इसको अभी इसकी लैब्स भी करेंगे। अब आप इस नेटवर्क में देखें कि आपके पास क्या हो रहा है कि जो आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन हो रहा है कि ये आपके पास यहाँ पे पोर्ट 0 है, ये आपके पास इसके साथ ये पोर्ट 0 है, ये 1 है, ठीक है। ये स्विच Z है, ये स्विच Y है, ये स्विच X है। इसका मैक एड्रेस आ गया, इसकी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी आ गई। तो इसके अंदर से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो अब इस डायग्राम में बताएं कि रूट ब्रिज क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सी हैं, नॉन। अब इसके लिए अगर आपने पूरा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है इसको स्टडी जब करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों का भी आइडिया होता है कि हम देखते हैं कि रूट ब्रिज कौन सा है, डेजिग्नेटेड पोर्ट किस तरह सेलेक्ट की जाती है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट किससे सेलेक्ट की जाती है, जो रूट पोर्ट्स हैं उनको डिफाइन किस तरह किया जाता है, फॉरवर्डिंग और ब्लॉकिंग पोर्ट्स कौन सी होती हैं। अब आप देखेंगे अब इस डायग्राम में, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अगर आपको इस तरह की डायग्राम दे दी जाए, आपसे पूछा जाए कि रूट ब्रिज कौन सा है, डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें आपके पास डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है, ये नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट है और ये आपके पास डेजिग्नेटेड पोर्ट है। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की जो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वो आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, ठीक है, जो आपका स्पैनिंग ट्री ट्रांजिशन है, ईच पोर्ट थ्रू सेवरल डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। आपके पास ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग है। ब्लॉकिंग से लिसनिंग तक जाने के लिए आपको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 20 सेकेंड होता है रिक्वायर्ड। लिसनिंग से लर्निंग तक जाने के लिए जो टाइम आपके पास होता है रिक्वायर्ड आपको वो 15 सेकेंड्स होता है। और लर्निंग से फॉरवर्डिंग तक जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो भी आपके पास 15 सेकेंड होता है। तो टोटल ब्लॉकिंग से लेकर फॉरवर्डिंग तक जाने के लिए 20, 15, 15 ये आपके पास 50 सेकेंड्स का टाइम होता है। आपसे क्वेश्चन में ये बात पूछ ली जाए कि ब्लॉकिंग से लर्निंग में कितना टाइम लगेगा, 20 + 15 आपके पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 35 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये आपके पास जो आपका स्विच है, जो आपका स्पैनिंग ट्री है, उसकी जो ट्रांजिशंस होती हैं वो पहले देखें, जो स्विच होता है पहले ऑफ होता है, वो आपकी ब्लॉकिंग स्टेट में होता है, फिर उसको ऑन करते हैं, वो आपकी लिसनिंग स्टेट में जाता है, लिसनिंग के बाद वो लर्निंग करता है मैक एड्रेस, तो उसके बाद वो मैक एड्रेस की लर्निंग करके जो आपकी डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं उन पे उसको फॉरवर्ड करता है। तो ये आपके पास 4 स्टेट्स थी, ब्लॉकिंग की, लिसनिंग की, लर्निंग की और फॉरवर्डिंग की। अब आपके पास क्या है कि जो आपका स्पैनिंग ट्री है, रिकैलकुलेशन। अब आपकी जो स्पैनिंग ट्री की रिकैलकुलेशन जो होती है वो किस बेस पे होती है कि अगर फर्ज की आपका एक नेटवर्क चल रहा था ये, अब इसमें आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 बेस टी है, ये 10 बेस टी है, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास पोर्ट 1 जो है और पोर्ट 0, ठीक है, ये आपका रूट ब्रिज है, ठीक है, ये आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये आपके पास जो है रूट पोर्ट F है और ये आपके पास नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट है जिसको हमने ब्लॉक किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं BL के, ये आप इसका मतलब क्या है कि आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है और ये आपके पास यहाँ पे डेजिग्नेटेड पोर्ट है। अब ये जो आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, इसमें जो रिकैलकुलेशन आप करते हैं या जो आप चीज़ें फाइंड करते हैं वो आप कि यहाँ पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में रिकैलकुलेशन से क्या मुराद है या रिकैलकुलेशन किस तरीके से होती है कि हम क्यों करते हैं। आप ये नेटवर्क देख रहे हैं सारा, इस नेटवर्क के अंदर अब अगर ये लिंक डाउन हो गया तो सारी चीज़ें रिकैलकुलेट होंगी, रूट पोर्ट नया आएगा। देखें यानी कि अब आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका वाइस चांसलर है, अगर उसका टेन्योर पूरा हो गया 4 साल का तो नया वाइस चांसलर आएगा। इसी तरह आपके डीन्स हैं, आपके HODs हैं एंड सो ऑन। तो जब आपके पास अगर एक लिंक फेल हो जाता है इसी तरीके से, तो अब आपके पास जो नई रिकैलकुलेशन है वो आपने, जब इसने फेल हुआ साथ आपके पास ये लिंक भी फेल हो गया। अब इस सारे की जो रिकैलकुलेशन है वो आपने किस तरह करनी है, नेक्स्ट आपका रूट पोर्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी होती हैं जो आपकी होती है यूज स्पैनिंग ट्री रिकैलकुलेशन में। अगर एक आपका लिंक डाउन हो गया है तो आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट भी चेंज हो जाएगी, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट भी चेंज हो जाएगी, आपके रूट पोर्ट भी चेंज हो जाएगी, आपका ब्रिज पोर्ट भी चेंज हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी चेंज हो जाएंगी। अब आपके पास नेक्स्ट जो है की इशू
टाइम टू कन्वर्जेंस। जो नेक्स्ट है कि जो आपके पास जो की इशू है वो टाइम टू कन्वर्जेंस क्या है। जो कन्वर्जेंस होती है, कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, कन्वर्जेंस अकर्स when all the switch and bridge ports have transitioned to either the forwarding or blocking state. When network topology changes, switches and bridges must recompute the spanning tree protocol which disturbs user traffic. देखें कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है। पहले भी हमने ये आई थिंक एक देखी थी एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें एक CR है। कल वाली अगर हमारी क्लास फॉर एग्जांपल 5:30 पे है और मैं CR को मैसेज करता हूँ कि कल हम 5:30 के बजाय 7 PM पे अपनी क्लास करना चाहते हैं, आप ये मैसेज तमाम स्टूडेंट्स को ब्रॉडकास्ट कर दो, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जो उस क्लास के डिफरेंट जो हेड्स हैं या आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं क्लास के अंदर, तो वो तमाम ग्रुप लीडर्स को या ग्रुप जो टीम लीडर्स हैं उनको मैसेज कर देते हैं, और वो मैसेज थोड़ी देर बाद जो उसकी टीम के अंदर जितने लोग हैं जो उनके ग्रुप में हैं उनको मैसेज कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो पूरी क्लास एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, ठीक है, कल वाली जो क्लास है उसके टाइमिंग चेंज हो गए हैं। लेकिन अगर वो कन्वर्जेंस वो टाइम कल शाम को यानी बजाय आज बताने कि कल शाम 7 बजे बता रहा है, ठीक है, तो फिर तो किसको भी पता नहीं चलेगा। तो कन्वर्जेंस का जो असल ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव है कि आपने इसका टाइम के साथ लिंक है। टाइम के साथ जो लिंक है वो ये है कि जितनी फास्ट कन्वर्जेंस आपका एक लिंक फेल होता है, ठीक है, और वो 30 सेकंड के बाद अपडेटेड भी हो जाता है और आपको 2 मिनट बाद पता चलता है, तो क्या फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो कन्वर्जेंस जितनी मिनिमाइज टाइम लेती है उतना आपका नेटवर्क बेहतर होता है, उतने आपके नेटवर्क को रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है वो क्या है कि कन्वर्जेंस अकर्स व्हेन ऑल द स्विच एंड ब्रिज पोर्ट्स हैव transitioned to the either the forwarding or blocking states. When network topology changes, switches and bridges must recompute and the spanning tree protocol which ठीक है, जो आपकी ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है। अब आपके पास ब्रिजेस और स्विचेस जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं कि जो ब्रिजेस और जो आपके स्विचेस हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि जो डिवाइस हब है वो फिजिकल लेयर पे काम करती है, उसकी जो कोलियन डोमेन्स हैं वो 1 है, ब्रॉडकास्ट डोमेन भी 1 है। स्विच और ब्रिज हमने कहा था कि दोनों सेम है, लेकिन मैंने कहा था कि जब हम स्विचिंग डिस्कस करेंगे तो उसके डिफरेंसेस देखेंगे। स्विचेस और ब्रिजेस में दोनों ये आपकी जो हैं ये दोनों की दोनों आपकी ये लेयर 2 डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी लेयर 2 डिवाइसेस हैं, ठीक है, और ब्रिज और स्विच में जो ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं वो भी 1 है, और जो नंबर ऑफ कोलियन डोमेन्स हैं वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। ये ब्रिजेस और स्विचेस की जो आपकी जो है फंक्शनलिटी है। अब हम देखते हैं जो ब्रिजेस हैं वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर बेस होते हैं, जो स्विचेस हैं वो नॉर्मली आपके हार्डवेयर बेस होते हैं। इसमें 1 स्पैनिंग ट्री होता है इंस्टेंस पर ब्रिज, और इसमें आपके पास बहुत से स्पैनिंग ट्री होते हैं, मैनी स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेस पर स्विच। इसमें नॉर्मली यूजुअली 16 पोर्ट्स होती हैं, और इसमें हम आपके पास जो है अप टू 96 पोर्ट्स तक भी होते हैं। इससे भी आप बड़े जो है अपने जो स्विचेस जो है वो रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंसेस इन ब्रिजेस एंड स्विचेस। अब आपके पास ट्रांसमिटिंग फ्रेम्स थ्रू अ स्विच, ठीक है। अब आपके पास जो आपके फ्रेम्स हैं जब आप उनको ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर ट्रांसमिशन फ्रेम्स इन अ स्विच। फर्स्ट जो मेथड है वो आपके उस मेथड का नाम है आपके पास कट थ्रू मैसेज। कट थ्रू मैसेज में क्या होता है कि जैसे ही आपका फ्रेम यहाँ आया, स्विच चेक्स डेस्टिनेशन एड्रेस एंड इमीडिएटली बिगिंस फॉरवर्डिंग फ्रेम। यानी मेरे पास एक डाटा है, एक फाइल है 10 MB की, मैंने वो फाइल दूसरे बंदे को सेंड दे दी, उसने बस इसको ठीक है कि एक सेंड करनी है, तो जब मैं स्विच को भेजूंगा तो वो दूसरे एंड पे फ़ौरन सेंड कर देगा, ठीक है। वो ये चेक नहीं करेगा कि जो है कि क्या ये वही फ्रेम है, क्या ये वही डाटा है जो वहाँ से भेजा गया है, इसमें कोई बिट्स चेंज तो नहीं हुई, कोई डाटा चेंज तो नहीं हुआ, कोई डाटा कम तो नहीं है, कोई डाटा की कोडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। वो जस्ट फ़ौरन उस फ्रेम को पिक करेगा और फ़ौरन सेंड कर देगा, इसके ऊपर वो कोई चेक नहीं करेगा। ये
जो कट थ्रू फ्रेम्स होते हैं, इसका बेनिफिट ये है कि ये आपकी फास्ट टेक्निक है, इसमें जो आपका टाइम डिले है, जो टाइम आपका इंटरवल है वो कम यूज़ होता है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि ये जो आपके पास है कि इसमें आपकी कोई भी किसी लेवल पे आपकी जो डाटा की एरर चेकिंग है वो नहीं हो रही। तो जब तक आपके डाटे की एरर चेकिंग नहीं होगी तो आपका डाटा भी दूसरे एंड पे रिलायबल नहीं होगा। सेकंड जो टेक्निक है वो टेक्निक है आपके पास स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्निक। इसमें क्या होता है, कंप्लीट फ्रेम इज रिसीव्ड एंड चेक्ड बिफोर फॉरवर्डिंग, यानी आपने एक फ्रेम सेंड किया, स्विच उसको यहाँ पे स्टोर करता है। अब डिफरेंट टेक्निक्स हैं आपकी एरर चेकिंग की। एक आपकी टेक्निक जो है CRC है, साइक्लिकली रिडंडेंसी चेक, ठीक है, जो आप यूज़ करते हैं CRC टेक्निक। CRC टेक्निक में क्या होता है कि ये आपकी साइक्लिकली रिडंडेंसी चेक टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक कंप्लीट फ्रेम आया, आपने उस फ्रेम को यहाँ स्टोर किया और आपने प्रीवियस फ्रेम का उसको आप इसमें मैच किया। अगर तो उन दोनों फ्रेम्स का डाटा सेम है तो फिर तो आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन अगर उन दोनों फ्रेम्स का डाटा मैच नहीं कर रहा तो आप उसको वापस सेंड करेंगे। ये टेक्निक आपकी जो है टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ये टेक्निक आपकी स्लो है लेकिन रिलायबल है। आपका जो डाटा वहाँ पे पहुँचेगा वो इस चीज़ की आपको श्योरिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी कि जो आपने डाटा वहाँ ट्रांसमिट किया है वो 100% वही डाटा था जो आपने यहाँ पे भेजा है। नेक्स्ट आपके पास जो टेक्निक है वो टेक्निक है मॉडिफाई कट थ्रू या फ्रेगमेंट फ्री। मॉडिफाई कट थ्रू और जो आपके पास फ्रेगमेंट फ्री टेक्निक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्विच चेक्स द फर्स्ट 64 बाइट्स देन इमीडिएटली बिगिंस फॉरवर्डिंग फ्रेम। ये टेक्निक जो है इसको हम मॉडिफाई कट थ्रू टेक्निक क्यों कहते हैं। ये टेक्निक जो है आपकी लेटेस्ट टेक्निक्स में ये हुआ है कि जो डिफरेंट आपके साइंटिस्ट थे, जो डिफरेंट आपके रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये रिसर्च की कि अगर एक फ़ाइल आती है, फॉर एग्जांपल वो 2 GB की फ़ाइल है, अगर उसके फर्स्ट 64 बाइट्स के ऊपर, ठीक है, CRC या कोई भी एरर चेक कर लिया जाए, अगर वो फर्स्ट 64 बाइट्स उसके सेम होते हैं, इट मीन्स कि बाकी 99% भी इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि बाकी फ्रेम भी ठीक होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने फाइल के फर्स्ट 64 बाइट्स मैच कर लेते हैं। अगर वो फर्स्ट 64 जो बाइट्स हैं वो आपके जो आपने मैच की हैं वो आपके सेम हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो आप ये अज्यूम करते हैं कि जो आपका बाकी डाटा है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगी और वो भी ठीक होगा। तो ये टेक्निक आपकी फास्ट भी है और ज़्यादा रिलायबल भी है कंपैरेटिवली जो आपकी स्टोर एंड फॉरवर्ड है, ठीक है। तो जो कट थ्रू है, अब हम इसकी समरी देख लेते हैं कि जो कट थ्रू है, कट थ्रू आपकी बहुत फास्ट है लेकिन उसमें एरर चेकिंग नहीं है, ठीक है, वो आपकी रिलायबल नहीं है। स्टोर एंड फॉरवर्ड आपकी जो है रिलायबल है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो मॉडिफाई कट थ्रू या फ्रेगमेंट फ्री जो टेक्निक है उसमें बेनिफिट में ये है कि वो टेक्निक आपकी फास्ट भी है और रिलायबल भी है। तो ये आपके पास 3 टेक्निक्स थी कि एक आपके पास जो होती है वो कट थ्रू की होती है, एक आपके पास जो टेक्निक है स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्निक है, और जो तीसरी टेक्निक है वो आपके पास जो है फ्रेगमेंट फ्री है या मॉडिफाई कट थ्रू है। देन आपके पास डुप्लेक्स है। इसमें आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक सिंपलेक्स है, एक डुप्लेक्स है, ठीक है, और एक आपके पास जो है वो फुल डुप्लेक्स है। हमने ये लास्ट सेकंड चैप्टर में हमने देखा था जब हम इस कोर्स को हमने स्टार्ट किया था कि जो सिंपलेक्स होती है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जो है 1 वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, या आप उसमें सेंड कर सकते हैं डाटे को या आप डाटे को जो है आप जो रिसीव कर सकते हैं। जो आपके पास जो हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है, ये आपकी 2 वे है, लेकिन आप एक वक्त में या डाटे को सेंड कर सकते हैं या डाटे को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम दोनों काम नहीं कर सकते आप। अब ये देखें कि यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि जो ये आपका स्विच है और ये आपका हब है और ये हब के साथ आपके डिफरेंट 1 2 3 4 सेक्शन लगे हुए हैं। ये यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो है और यहाँ पे हायर प्रोटेक्शन फॉर कोलिजन्स हब कनेक्टिविटी। अब ये है कि जो आपकी हब है
वो आपकी हाफ डुप्लेक्स है, स्विच आपका जो है फुल डुप्लेक्स है। स्विच की नंबर ऑफ पोर्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलियन डोमेन्स होती हैं। हब की कोलियन डोमेन एक होती है। अगर यहाँ 4 पैकेट्स ने एक साथ सेंड कर दी डाटा, तो हब तो सेंड नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पे आपके नेटवर्क में बॉटलनेक क्रिएट हो सकता है। और उस बॉटलनेक को जो है कौन सा प्रोटोकॉल रिमूव करता था, वो करता था CSMA, CD, कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस, कोलियन डिटेक्शन। तो ये आपके पास जो है स्विच और जो आपके पास हब है, इसका जो ड्रॉबैक है कि ये जो आप सेशन देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास जो है ये एक फुल डुप्लेक्स है और एक हाफ डुप्लेक्स है। अब यहाँ पे देखें फुल डुप्लेक्स क्या होता है, आपके पास 2 वे कम्युनिकेशन है। अभी देखें स्विच टू स्विच, स्विच टू राउटर, स्विच टू PC, ये सारी की सारी आपकी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। ठीक है, ये आपके पास अब इसमें क्या है कि रिक्वायर्स फुल डुप्लेक्स पोर्ट ऑन बोथ एंड्स। ठीक है, दोनों एंड के ऊपर जो आपको चाहिए वो आपको फुल चाहिए डुप्लेक्स। कोलियन डिटेक्ट सर्किट डिसेबल्ड, जो आपकी कोलियन है वो आपकी डिटेक्ट होती है जब आपके सर्किट्स डिसेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कि जब आपको ये पता होना चाहिए कि जब अपने बिटवीन 2 स्विचेस कौन सा होगा बिटवीन, यानी ये नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे सिंप्लेक्स है वहाँ पे हाफ डुप्लेक्स कर दें, जहाँ पे हाफ डुप्लेक्स है वहाँ पे आप फुल डुप्लेक्स कर दें। इस तरह का नेटवर्क डिज़ाइन आपका नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इनकी लैब के ऊपर। स्विच की जो जिस तरह हमने अपने राउटर की लैब की थी, वैसे ही हमारे पास अपने स्विच की भी लैब्स हैं। तो हम अपने अब स्विच को मैंने क्या कहा था कि ये ठीक है आपका एक तो मेन्यू बेस होता है, आपको याद होगा जब हमने शुरू में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। ठीक है, और एक आपके पास विजुअल स्विच मैनेजर होता है और एक आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो हम अभी जिसको स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे इसमें कमांड लाइन इंटरफेस को अभी हम देखेंगे। स्विच की जो बाय डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन होती हैं IP एड्रेस, ठीक है, उसका 0.0.0 होता है। CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल वो आपने इनेबल की हुई है। स्विचिंग मोड जो है वो आपके पास जो बनता है वो आपका मोड बनता है फ्रेगमेंट फ्री बनता है। 100 बेस T पोर्ट जो है ये ऑटो नेगोशिएट, ठीक है, ये आपका डुप्लेक्स मोड होता है। 10 बेस T पोर्ट क्या है, ये आपकी हाफ डुप्लेक्स होती है। और ये आपके पास क्या है STP की SPT, इसको आपने इनेबल किया हुआ है। और लास्ट में आपके पास क्या है कंसोल पासवर्ड जो आपने इसमें नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कर जब आपका स्विच बूट करता है तो आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन है वो आपके पास ही है। चलिए आप देख रहे हैं कि आपके पास जो पोर्ट्स हैं 1912 का मतलब क्या है कि ये स्विच आपका 1900 सीरीज़ का है और इसमें जो पोर्ट्स हैं वो आपके पास 12 पोर्ट्स हैं। ये आपके पास 1924 सीरीज़ का है। 19 ये स्विच जो आपका 1900 सीरीज़ का स्विच है और जो पोर्ट्स हैं इसके अंदर वो इसके अंदर 24 पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास 10 बेस T पोर्ट्स हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, E0/1 से लेकर E0/12 तक, यानी इथरनेट जो 1 से लेकर आपके पास इथरनेट जो आपके पास ये आपके 12 पोर्ट्स हैं। ये आपके पास 1924 के अंदर क्या हो रहा है, इथरनेट 0/1 से, क्योंकि इसमें 24 पोर्ट्स हैं। ये आपके पास AUI आपके अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, ठीक है, ये E0 और /25 है और ये E0/25 है। जो आपके पास 100 बेस T जो आपके पास ट्विस्टेड पेयर अपलिंक पोर्ट्स हैं, उसमें आपके पास 2 पोर्ट्स हैं। एक आपके पास फास्ट, क्योंकि ये आपकी सारी की सारी 10 मेगाबिट्स की पोर्ट्स हैं। तो ये आपके पास जो है FA026 जो है ये आपके पास फास्ट इथरनेट की पोर्ट है। ये जो FA027 है ये भी आपके पास जो है फास्ट इथरनेट है, ये भी फास्ट इथरनेट है और ये भी आपके पास फास्ट इथरनेट है। अब आपकी कुछ बेसिक कमांड्स हैं, शो रनिंग कन्फिग, शो स्पैनिंग ट्री, शो वीलन मेंबरशिप। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो पूरे का पूरा वीलेंस के ऊपर ही है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वीलेंस क्या होते हैं। अभी हम साथ इसकी थोड़ी सी लैब देख लेते हैं। ये आपके पास डिफरेंट टाइप के स्विचेज हैं, ये आप देख रहे हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये आपके पास एक स्विच है। अब इन तमाम स्विचेज को कंपेयर करते हैं आपस में। अभी देखें जब आप
ये आप जब अपने लगाते हैं, इसमें आपके 24 पोर्ट्स हैं। इसमें आप देखें, आप अगर इसमें देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास 24 आप देख रहे हैं फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, जो आपके पास 100 मेगाबिट्स की पोस्ट हैं। जबकि आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है ये 24 पोर्ट्स तो फास्ट इथरनेट की हैं और 2 पोर्ट्स आपके पास गीगाबिट की हैं। गीगाबिट पोर्ट जो है ये 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड की हैं, जहाँ पे आपको फास्ट कम्युनिकेशन करवानी है। यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपने अपनी कम्युनिकेशन मजीद फास्ट करनी है, तो वहाँ पे आपको क्या पोर्ट चाहिए, गीगापोर्ट। या आपने अगर 6 टू 6 कम्युनिकेट करवाना है, वो 2 स्विचेज हैं, आपने उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो फिर आपको कौन सी पोर्ट जो है आपको यूज़ करनी पड़ेगी, वो गीगाबिट यूज़ करने पड़ेंगे। इस स्विच में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास कोई भी गीगाबिट पोर्ट नहीं है। आप इसमें आ जाएं, इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपके पास जो है ये 24 पोर्ट्स हैं और 2 आपके पास यहाँ पे भी आपको गीगाबिट पोर्ट्स मिल रही हैं। ये अगर आप नॉर्मल स्विच में आते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें फास्ट इथरनेट है, इसमें नॉर्मल 4 पोर्ट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा पोर्ट्स नहीं। ये आपके पास मल्टी लेयर स्विच पोर्ट है। मल्टी लेयर स्विच जो होता है वो आपकी जो है वो आपकी राउटिंग भी परफॉर्म कर रहा होता है और वो आपकी स्विचिंग भी परफॉर्म कर रहा होता है। और ये आपके पास जो है लास्ट में आपके पास जो है ब्रिज है, ब्रिज में आपके सिर्फ 2 ही पोर्ट्स हैं नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। हम फर्ज किया ये पोर्ट यहाँ से पिक कर लेते हैं और इसके साथ हम इसको अटैच कर देते हैं। और इस पर आप अगर डबल क्लिक करें तो अगर आप इसका साइज़ देखें तो ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स आ रही हैं। अगर आप इसको जूम इन करते हैं और तो आप देख रहे हैं आपके पास इसकी डिफरेंट पोर्ट्स आ रही हैं आपके पास स्विच की, ठीक है। पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 5, पोर्ट 6, ये आपके पास सारी डिफरेंट पोर्ट्स आ रही हैं। और ये आपके पास इसकी कन्फिग्रेशन है और ये आपके पास इसका कमांड लाइन इंटरफेस। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो अब आपके पास जो स्विच की कमांड है वो भी सारी की सारी, मैंने आपको क्या कहा था कि जो राउटर और स्विच है उसकी आलमोस्ट जो है तकरीबन जो 90% जो है वो कमांड सेम है। तो हम देखते हैं कि ये आपके पास स्विच का क्या आ गया, ये आपका यूज़र मोड आ गया। यहाँ पे आप अगर टाइप करते हैं इनेबल, एंटर करते हैं तो आप अपने इनेबल मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे आप अगर लिखते हैं कन्फिगर टर्मिनल करते हैं तो आप अपने जो है किस मोड में चले जाते हैं, यहाँ पे आप चले जाते हैं ग्लोबल मोड में। मैं करता हूँ होस्ट नेम रख देता हूँ कॉमसेट्स स्विच। अब आप देखें ये बेसिकली इसमें उसमें आगे चीज़ फिर आगे दी होस्ट नेम कॉमसेट्स स्विच। तो आप ये देखें लेफ्ट साइड बस क्या आ गया, कॉमसेट्स स्विच। अब इसकी अगर आपने देखनी है बेसिक कमांड शो रनिंग कन्फिग करें तो ये आपके पास स्विच की सारी पोर्ट्स आ गई कि आपके पास कितनी पोर्ट्स हैं इस स्विच के अंदर, ठीक है। इसमें आपके पास 24 पोर्ट्स हैं आपके पास स्विच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक आपके पास क्या कमांड थी, शो और रनिंग कन्फिग की कमांड थी। नेक्स्ट क्या है, शो स्पेलिंग ट्री की। तो हम जाते हैं स्पेलिंग ट्री कमांड देखते हैं। तो ये आप देखें ये अभी जो हमने पढ़ा है कि जो आपके पास जो आपका स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल है वो, ठीक है, उसमें सारी की सारी अगर आप यहाँ चीज़ें देखें तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इसमें नज़र आएंगी। इसमें जो इसकी प्रायोरिटी है आपको ये प्रायोरिटी भी नज़र आ रही है, ठीक है। इसका जो यहाँ पे एड्रेस है आपको ये एड्रेस भी नज़र आ रहा है इसका। और ये आप देख रहे हैं कि ये आपका हेलो टाइम है 2 सेकंड मैक्स, ठीक है। और ये 26 सेकंड तक है। जो फॉरवर्ड आपका डिले है वो 15 सेकंड है। ब्रिज की आईटी प्रायोरिटी, ठीक है, उसका एड्रेस, अब हेलो टाइम, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी आपको इसमें नज़र आ रही हैं। आप इसको देख सकते हैं शो रनिंग कन्फिग करके आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपने जाना है ग्लोबल मोड में तो आप यहाँ से ग्लोबल मोड में जा सकते हैं। देन आपके पास जो नेक्स्ट मोड है वो क्या है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। तो जिस तरह हम अपने राउटर में जाते थे वहाँ जाके हम टाइप करते थे
ठीक है ग्लोबल, तो यहाँ भी हम जाके टाइप करते हैं, ये आपके पास इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आपके पास आ गया, आपका ग्लोबल मोड आ गया। और इंटरफेस मोड में अगर हमें जाना है तो ये आपके पास ग्लोबल इंटरफेस मोड आ गया। अब आप इस मोड में क्या क्या कमांड लगा सकते हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें अब अपना स्पेलिंग ट्री चाहें तो वो सेट करना चाहते हैं, अगर आप पोर्ट सेट करना चाहते हैं तो ये हम सारी की सारी कमांड इसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन मार्क डाल कर देखें तो ये आप अपने सारी की सारी चीज़ इसमें देख, अगर इसकी आपने स्पीड सेट करनी है, स्पीड अब देखें आपने कितनी स्पीड रखनी है, 10 रखनी है या 100 रखनी है। ठीक है, मैं अगर इसको 10 करता हूँ तो ये 10 हो गया, अगर मैं इसको यहाँ पे 100 करता हूँ तो ये 100 हो गया। और इसको मैं जो आपकी ऑटो मीन है कि जहाँ पे आप जो इसमें आपकी स्पीड बनती है, ऑटो बनती है, उसका मतलब ये कि जहाँ पे आपका मीडिया मैच कर जाए वहाँ पे आप उसको कर लें। अगर आप स्पीड ऑटो कर देंगे तो यहाँ पे ये आपका ऑटो हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने इस पे आईपी एड्रेस देना है तो आईपी एड्रेस की कमांड क्या होगी, देखें यहाँ पे अगर आप इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगर टी करते हैं तो यहाँ पे आईपी एड्रेस 10.1.1.1 ये कमांड यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने क्या आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आपने आईपी एड्रेस असाइन करना है तो इसमें आपका वीलन बनता है। वो क्या आप कैसे करेंगे, इंटरफेस वीलन ठीक है, ये आप उसमें गए वीलन। अब आप देखें आईपी एड्रेस 10.1.1.255.0.0 आपका आईपी एड्रेस आ गया। शो रनिंग कन्फिग करें आप तो अब ये देखें ये आपके पास इंटरफेस वीलैन 2 का आपका आईपी एड्रेस आ गया। तो इस तरीके से आपने जब भी इसमें आईपी एड्रेस असाइन करना होता है तो आप इसको इंटरफेस वीलैन 2 आपने किया, फिर आपने इसमें आईपी एड्रेस लिखा और आप इसमें अगर आपने इस आईपी एड्रेस को रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, config डी इंटरफेस वीलैन 2 नो आईपी एड्रेस 1 इंटरफेस वीलैन 2 एग्जिट करें आप, इनेबल कॉन्फ़िग टी सॉरी शो रनिंग कॉन्फ़िग। आप देखें आपके पास वीलैन 2 का कोई आईपी एड्रेस नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने क्या किया, नो आईपी एड्रेस किया तो जो आपका वीलैन का एड्रेस था वो अब आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने इस पे डिफ़ॉल्ट गेटवे की कमांड देनी है तो वो देखें आप आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे में देता हूँ 20.2 ये आपका आईपी डिफ़ॉल्ट। अगर आपने इसको देखना है शो रनिंग कन्फिग करें आप तो ये आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे मिल जाएगा। अब अगर आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को रिमूव करना है स्विच में आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टी नो आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे अब आप देख रहे हैं इसमें आपको कोई भी डिफ़ॉल्ट गेटवे नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट कमांड आपके पास है मैक एड्रेस टेबल परमानेंट की। जो मैक आपका एड्रेस है वो टेबल परमानेंट से क्या मुराद है कि जब मैंने आपको बताया था कि जब आपका स्विच ऑन होता है
तो एक दफ़ा सारी की सारी जो जब आपने सिस्टम में आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो वो यानी अगर फर्स्ट टाइम सिस्टम 1 ने कम्युनिकेट करना है तो वो एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, वो ब्रॉडकास्ट आपके पास जाएगी, ठीक है। तो आप फिर जब वो जिसका पैकेट होगा और जिसने सेंड किया होगा वो दोनों उसका मैक अपने पास सेव कर लेंगे और इसी तरीके से आपका एक प्रोसेस चलता रहेगा। अब आपका मैक टेबल पूरा हो गया, लाइट गई और स्विच आपका रीबूट हुआ तो सारे के सारे मैक एड्रेस वॉश हो गए। अगर आपको 20 मैक से 30 मैक से सब वॉश हो गए। अब उसको रिस्टोर करने के लिए आपको फिर से पिंग होगा, फिर से ब्रॉडकास्टिंग जनरेट होगी, वो सारे का सारा प्रोसीजर फिर से होगा। तो उसको सेव करने के लिए हम क्या कमांड देते हैं, मैक एड्रेस टेबल परमानेंट देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो आपका मैक टेबल है वो सारे के सारे परमानेंट, अगर आपको लाइट चली भी जाती है तो सारे के सारे मैक जो एड्रेसेज हैं वो सारे के सारे उसमें जो सेव रहते हैं। टेबल परमानेंट, क्वेश्चन मार्क डालें, आप स्टैटिक कर दें तो आप ये भी कर सकते हैं। और मैक एड्रेस टेबल परमानेंट, ये आई थिंक इस iOS में ये आपकी शायद ये वाली कमांड जो सपोर्टेड नहीं है, वरना आप इस कमांड से आप परमानेंट कर सकते हैं। ये देखें आप, ये आपने मैक एड्रेस लिखा, आपने पोर्ट दी, साथ ये उसने उसको परमानेंट कर दिया। इसको देखने के लिए क्या कमांड है आपके पास, शो। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह आपका जो आपका पास मैक एड्रेस है वो टेबल आपका एम्प्टी है। देन आपके पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है मैक एड्रेस टेबल को रिस्ट्रिक्ट करने का। मैक एड्रेस टेबल जो आपकी रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि आपके पास एक बैंक है, बैंक के अंदर 30 आपके मार्केटिंग के लोग हैं, ठीक है। उनको एक ही ऑफिस में एक डाइनिंग टेबल गोल सा, ठीक है, आपको राउंड टेबल लगा के दे दिया जाता है और वहाँ पे एक स्विच जो ला के रख दिया जाता है। उनका एक टीम लीड है। अब वहाँ पे मैक्सिमम लोग एक वक्त में 15 लोग बैठ सकते हैं। बाकी लोग अक्सर जो सेल्स वाले होते हैं, मार्केटिंग वाले, वो बाहर अपनी मार्केटिंग कैंपेन पे गए होते हैं। अब जो बंदा आता है अपना लैपटॉप लाता है, स्विच के साथ अपनी केबल लगाता है, बैठ के वाईफाई यूज़ करता है, चला जाता है। आपका जो बॉस है वो यानी उन जो 30 लोगों का जो बॉस है वो अक्सर लेट आता है या घंटा, तो वो चाहता है कि जब भी वो आए उसको एक पोर्ट डेडिकेटेड फ्री मिले। ये ना हो कि जब वो आए तो पता चले जी उस टाइम 15 लोग बैठे हुए हैं, अब वो किसी को फोर्सली तो वहाँ से नहीं उठा सकता कि जी आप उठ के चले जाए, ठीक है। अब वो क्या चाहता है कि वो ये चाहता है कि यानी एक पोर्ट उसके लिए फिक्स हो। तो अब वो क्या करेगा, जो उसका लैपटॉप का मैक एड्रेस है वो फिक्स कर सकता है, मैक एड्रेस टेबल रिस्ट्रिक्टेड स्टैटिक। अब वो अपने लैपटॉप का जो मैक एड्रेस है वो कैसे देखेगा, उसके लिए जो कमांड है वो ये क्या करेगा, ipconfig/all। आप ये देखें ये उसका मैक एड्रेस आ रहा है। ये जो उसका मैक एड्रेस है इसको वो यहाँ से कॉपी करेगा, यहाँ लिखेगा और जिस पोर्ट के साथ उसको रखना चाहता है वो उस पोर्ट के साथ जाके उसको वो फिक्स कर देगा। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपकी पोर्ट है, अब वो जो पोर्ट है वो सिर्फ वही यूज़ कर सकता है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। बाकी इसकी जो बेसिक जो आपकी कमांड्स हैं आप वो अगर हम देख लेते हैं स्विच की कुछ और बेसिक कमांड्स। config t, पासवर्ड इसमें इसी तरह enable पासवर्ड CIIT एग्जिट करें enable CIIT शो रनिंग कन्फिग करें। तो अब देख रहे हैं कि पासवर्ड आपके पास वही नॉर्मल पासवर्ड आ रहा है जिस तरह हमने स्विच के अंदर देखा था। अब यहाँ पे भी आपके पास वैसे ही वही पासवर्ड आ रहा है। तो अब इस पासवर्ड को आपने किस तरीके से, अगर इस पासवर्ड को आपने करना रिमूव config t no enable पासवर्ड
आप इनेबल करें, आपको पासवर्ड नहीं आ रहा। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपना सीक्रेट पासवर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगर टी इनेबल सीक्रेट एग्जिट इनेबल सी शो रनिंग कॉन्फ़िग। अगर देख रहे हैं कि आपके पास पासवर्ड आ रहा है, ये सारे के सारे आपके पास इनक्रिप्ट पासवर्ड है, ये सारे के सारा आपका इनक्रिप्ट फॉर्म में होके आ रहा है, यानी इसको हमने इसकी इंक्रिप्शन कर दी है, ठीक है। और ये सारे के सारे पासवर्ड अब आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको शो हो रहा है। इस पासवर्ड को मैंने अगर यहाँ से रिमूव करना है, नो IP सॉरी कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो इनेबल सीक्रेट, एग्जिट करें आप। अब देखें बस कोई पासवर्ड नहीं आ रहा। शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड, इसमें वैसे ही जहाँ हम वहाँ सेव कर रहे थे बिल्कुल वही कमांड है, ठीक है। शो, ठीक है, इस टाइम पे आपके पास शो कुछ भी नहीं है। अगर हमें सेव करना है, कॉपी रनिंग स्टार्टअप, ओके कि अब आप करें शो स्टार्टअप, तो आपको जो कुछ आपकी रैम में था वो सारे का सारा आपके पास जो आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है सारा का सारा उसमें पहुंच गया। ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स हैं, आपने जिस तक क्लॉक की कमांड सेट की थी, क्लॉक सेट। अब हमें टाइम देना है, डे बताना है, मंथ बताना है, और ये बताया आपने, तो अपने अब देखें उस पर आपने अपना क्लॉक सेट कर लिया, ठीक है। तो जो कमांड्स हमने, अच्छा फिर हम इसी कमांड को लिखते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कर्सर आपका स्टार्ट में चला गया, कंट्रोल ई करते हैं, कर्सर आपका एंड में आ गया। तो जो हमने कंटेक्स्ट फ्री हेल्प वहाँ देखी थी, जो हमने अपनी कमांड्स वहाँ यूज़ की थी, वो सारी की सारी आप कमांड देख रहे हैं, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। शो रनिंग हो गया, शो स्टार्टअप हो गया, क्लॉक की कमांड हो गई, IP एड्रेस कैसे देना है, पासवर्ड्स आपने कैसे देने हैं, पासवर्ड्स को आपने रिमूव कैसे करना है, ठीक है। फिर पासवर्ड्स को रिमूव करने के बाद जो है हमने अपनी उसमें बेसिक आपने जितनी भी कमांड देखी थी ऑलमोस्ट आप देख लेंगे सारी की सारी कमांड वो हम यहाँ पे स्विच पे भी वैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब फर्ज किया हम यहाँ पे देखें, अब आप देखें कौन कौन सी कमांड आप इस पर सेट कर सकते हैं। क्लॉक हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पिंग हो गया, एग्जिट हो गया, आपका रिज्यूम हो गया, रीलोड हो गया, VLAN हो गया। अब जिस तरह लास्ट आप स्लाइड में देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रही है, शो वर्जन आ रहा है। तो मैंने अगर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है तो मैं क्या करता हूँ, शो वर्जन करता हूँ। तो ये अब देखेंगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑपरेटिंग ये स्विच किस सीरीज़ का है। अगर हम शुरू में जाते हैं, एक कमांड फिर रन करता हूँ, तो अब ये देखेंगे जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन आ रहा है वो आपके पास 12.1 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन आ रहा है। इसके अंदर ये आपके पास जो है 12.1 इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर आप इसमें देख रहे हैं कि इसका आपके पास जो आपका मैक एड्रेस है, आपको मैक एड्रेस मिल रहा है। फिर आपके पास की पार्ट नंबर्स क्या हैं, तो सारे की सारी जितनी भी कमांड्स हैं जो हमने आपने उसमें राउटर में यूज़ की थी वो सारी की सारी कमांड्स हम एग्जैक्टली स्विच में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं आज के चैप्टर में, हमने जो इस चैप्टर में क्या देखा कि आपकी स्विचिंग क्या होती है, स्विचिंग का बूट सीक्वेंस क्या है, फिर स्विचिंग में जो लूप्स आते हैं उन लूप्स को हम किस तरीके से काम करते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया कि आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, आपका जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है वो किस तरीके से काम करता है। फिर जो STP के अंदर अगर आपने अपने मैक एड्रेस
को रिस्ट्रिक्ट करना है वो किस तरह करते हैं, आपने उसको आईपी एड्रेस देना है वो किस तरह देना है। फिर हमने ये देखा कि स्विचेस के अंदर आपकी स्टेट्स होती हैं, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्ड स्टेट्स किस तरह होती हैं। फिर हमने ये देखा कि जो आपके स्विचेस हैं वो आपके डाटा को किस तरह स्टोर कर रहे हैं। हमने उसमें कहा कि हमारे पास जो टेक्निक्स हैं, एक टेक्निक स्टोर एंड फॉरवर्ड की है, एक मॉडिफाई कट थ्रू की है, और एक आपके पास जो टेक्निक है फ्रेगमेंट फ्री की है। तो ये आपकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम अपनी स्विचेस में यूज़ करते हैं डाटे को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो ये इसके आखिर में कुछ इसके क्वेश्चन हैं, चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चन हैं, ये आप देखिएगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल लैन्स के वी लैन्स क्या होते हैं, और स्विचेस के थ्रू हम अपने वी लैन्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और वी लैन्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी।